तुम खाना तो सही से खाओ अर्जुमन। ये बेघारे बैंगन मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाए हैं। तुम खाना तो सही से खाओ अर्जुमन। ये बेघारे बैंगन मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाए हैं। नानी अम्मी ने इन्हें खाने से हाथ रोककर बातें करते देखकर टोका। फ्रेया को उनका टोकना बहुत बुरा लगा। वो उसे मामा की बातें बता रही थी और नानी अम्मी ने बिला वजह मौजू तब्दील करवा दिया। और अर्जुमंद आंटी भी दोबारा से खाने की तरफ मतवज्जा हो गई। आपके हाथों का यही जायका तो याद आता है आंटी। उन्होंने डोंगा अपनी तरफ करते हुए कहा था। और वो बादाम का शरबत आप अभी भी बनाती हैं या नहीं? मुझे तो उसका मजा आज तक याद है। अब किसके लिए बनाऊं? वो फरमाइश कर करके शरबत बनवाने वाली ही नहीं रही। वो बड़ी यासियत से बोली। अर्जुमंद आंटी की खुश मिजाजी भी लम्हा भर में रुखसत हो गई। वो जोफशा फरूक की दोस्त थी, बचपन की दोस्त। उनका इस घर में आना जाना भी यकीनन इन्हीं की वजह से था। और आज जब वो पता नहीं कितने सालों बाद यहाँ आई थी, तो ये मुमकिन ही नहीं था कि इस हस्ती का जिक्र ना हो जो इनके इस घर में आने और यहाँ के मकीनों से वाकफियत का बाइस थी। बाकी वक्त सब चुप रहे थे। खाना खाकर वो लोग लाउंज में वापस आ गए। अर्जुमंद आंटी ने उसे अपने पास ही बिठा लिया था। उन्होंने 3-4 शॉपिंग बैग्स उसकी तरफ बढ़ाए थे। ये तुम्हारे लिए है। उसने तकल्लुफ़न मना करना चाहा। ले लो फरी। नानी अम्मी के कहने पर उसने कुछ हिचकिचाते हुए वो चीजें ली। आप कहाँ रहती हैं अर्जुमंद आंटी? उनकी बातों से इतना अंदाजा तो वो लगा ही चुकी थी कि वो पाकिस्तान से बाहर कहीं रहती थी। मैं लंदन में रहती हूँ और अब की बार जब तुम्हारी छुट्टियां हो तो तुम नाना अब्बा और नानी अम्मी के साथ मेरे पास लंदन आना। अली और मैविश से मिलकर तुम्हें बहुत मजा आएगा। मैविश तो तुमसे बड़ी है लेकिन अली तुम्हारे जितना है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बच्चों को साथ क्यों नहीं लाई अर्जुमन? नानी अम्मी ने उससे पूछा। बच्चों की पढ़ाई का मसला था आंटी। हम दोनों मियाँ बीवी को तो लाजमी आना था। खानदान की इतनी करीबी शादी। ना आते तो सब नाराज हो जाते। अगली बार इंशाल्लाह इस तरह प्रोग्राम बनाऊंगी आने का कि जब बच्चों की छुट्टियां होंगी। वो उसके हाथ को मोहब्बत से अपने हाथों में लिए बैठी थी। वो इससे पहले इनसे कभी नहीं मिली थी, कभी उनका नाम तक नहीं सुना था, लेकिन फिर भी उसे वो बहुत अच्छी लग रही थी। जरा गौर करने पर उसे ध्यान आया कि पुरानी एल्बम्स में इसने अर्जुमंद आंटी की तस्वीरें भी देखी हैं। उस वक्त वो बहुत यंग और दुबली पतली सी थी। अब से बिल्कुल मुख्तलिफ। आंखों पर ग्लासेस भी था और चेहरा भी बहुत खिला खिला और फ्रेश सा था। चाय बनवाऊं? नानी अम्मी के पूछने पर उन्होंने बिला तकल्लुफ हाँ कहा। नानी अम्मी बजाय कि उससे मुलाजिम को आवाज देने के खुद उठकर किचन में चली गई। अर्जुमंद आंटी यकीनन नानी अम्मी के लिए बहुत खास मेहमान थी। फरिया बड़े गौर से उन्हें देख रही थी। उन्होंने उसे इतनी महवे से अपनी तरफ देखता पाया तो मुस्कुराई। तुम तो जोफी की बेटी लगती ही नहीं हो। इतनी सी उम्र में इतनी संजीदा और खामोश। उन्होंने बड़ी खामोशी से उसके बारे में तबसरा सुना। उसने बड़ी खामोशी से उनका अपने बारे में तबसरा सुना। मामा आपकी बेस्ट फ्रेंड थी अर्जुमंद आंटी? उसने झिझकते हुए पूछा था। उन्होंने बगैर उसे देखे सर हिला दिया। फिर आप उनके मरने के इतने साल बाद क्यों आई? वो कहते कहते हिचकिचाकर चुप हो गई थी। उन्होंने हौसला देने वाले अंदाज में उसका हाथ थपथपाया, ऐसे जैसे उसे कहना चाह रही हो कि तुम जो दिल में आए बिला तकल्लुफ कह सकती हो। और उनके इसी अंदाज ने उसे हौसला दिया था। तब भी वो आगे बोली। आपको क्या ये बात मालूम थी कि मामा मर चुकी हैं? उसका सवाल उन्होंने सुकून से सुना था और फिर सर हिला दिया था। फिर भी आप यहाँ नहीं आई। इतने सालों में कभी कोई फोन नहीं किया, कोई खत नहीं लिखा। वो बेझिझक अपने दिल में आई बात बोल गई। कैसे आती मैं यहाँ? मुझ में इतना हौसला नहीं था कि यहाँ आ सकती। इस घर में जहाँ जोफी के साथ खेलते मैंने अपने बचपन का सुनहरा दौर गुजारा। इस घर के कोने में हमारे बचपन की बेशुमार यादें बिखरी हुई हैं। ये लाउंज, वो किचन, वो ड्राइंग रूम, लॉन स्टडी, जोफी का बेडरूम। मैं इन सबको वीरान किस तरह देख पाती? मैं आती तो वो मुझसे ताज़ियत करते, मेरी दोस्त के मरने पर अफसोस करते। मैं तो आज तक खुद अपने आप से इसके मरने पर अफसोस नहीं कर सकी। इस अरसे में कभी आंटी से भूले बसते भी राब्ता करने की कोशिश नहीं की। मैं तुम्हें क्या बताऊं फरी कि वो मुझे कितनी प्यारी थी। और आज इतने बरसों बाद जब मैं मुश्किल खुद को इस जगह पर लाई हूँ, तो मेरा दिल चाह रहा है इन दीवारों से लिपट कर फूट फूट कर रहूं। इनसे कहूँ मेरा बचपन लौटा दो। वो मेरी प्यारी दोस्त जोफिया कहाँ है? उसे कहीं से ले आओ। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं इस घर में आई हूँ और यहाँ जोफी ना हो। उसके बगैर ये घर मुझे घर नहीं, एक खंडर लग रहा है। दिल चाह रहा है जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाऊं। मैं शायद यहाँ कभी ना आती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ परी। तुम्हारी शक्ल उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी मुझे तुम में उसका अक्स नजर आ रहा है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, इससे पहले कई बार ऐसे मौके आए जब खानदान की शादी या किसी अजीज के इंतकाल पर मेरा कराची आने का प्रोग्राम बना, लेकिन हर बार मेरी हिम्मत टूट जाती थी। ऐसा तो हो नहीं सकता था कि मैं यहाँ आऊं और तुम लोगों से ना मिलूं। इसलिए मैं यहाँ आने को टालती रही। और अब जब मैं यहाँ आई हूँ तो ये आना मुझे बहुत दिनों तक निढाल रखेगा।
उनकी आंखें आंसू से भरी हुई नजर आ रही थी। तुम सोच रही होगी कि आंटी इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह रो रही है। वो किस दिन मुस्कुराई और फिर अपनी आंखें खुश करने लगी थी। नानी अम्मी चाय लेकर आ गई। पढ़ने नहीं जाओगे फरी? नानी अम्मी ने उसे याद दिलाया था। उसकी साथ के घर जाने वाली आदत आज भी बरकरार थी। हालांकि अब वो कॉलेज में आ चुका था, लेकिन वहां जाना और साथ बैठकर पढ़ना अब भी उसके रूटीन में शामिल था। आज मेरा मूड नहीं है। अर्जुमंद आंटी आई है ना इस खुशी में छुट्टी? वो लापरवाही से बोली, फिर कुछ ख्याल आने पर उनसे माजरत करती उठी। मैं साद को फोन करके बता दूं, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। साद से बात करने में मुश्किल 2 मिनट 3 मिनट लगे थे और वो वापस लॉन्च में आ गई। तुम फरिया से जोफ्शा की शादी और अपने अंकल की नाराजगी के बारे में कुछ मत कहना। बहुत कोशिश करके मैंने उसे इन तमाम बातों से दूर रखा है। नानी अम्मी की आवाज सुनकर वो दोबारा दरवाजे की ओर में हो गई। क्यों आंटी? आप उससे ये सब कब तक छुपाएंगी? कभी ना कभी उसे किसी न किसी सबसे कुछ पता चल ही जाएगा। बल्कि मैं समझती हूँ उसे कुछ ना कुछ अंदाजा तो होगा ही असल बात का। अब वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उससे कोई बात छुपाई जाए और वो उसे जान ना सके, बजाय इसके कि कोई दूसरा तमाम बातें उसे किसी गलत अंदाज में बताए। आप खुद उसे सब कुछ सही सही बता दें। हर बच्चा अपने माँ बाप को सबसे अच्छा और बेहतरीन इंसान समझता है। ऐसा ही यकीनन वो भी समझती होगी। किसी और ने उसे किसी गलत तरीके से वो तमाम बातें बताई तो उसका जहन कितनी बुरी तरह मुंतशिर होगा। माँ बाप के आइडियल बनाए हुए बुत टूटे जाएंगे और वो खुद बुरी तरह टूट-फूट का शिकार हो जाएगी। मैंने तो इतनी सी देर में महसूस किया है कि फ़रिया आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ और बड़ी हसास लड़की है। अगर कल आपके किसी रिश्तेदार ने यूं ही मज़ा लेने के लिए इस कहानी को किसी मुख्तलिफ अंदाज में पैराए में उसे सुनाया तो उसे सख्त तकलीफ होगी। अर्जुमंद आंटी का अंदाज बहुत मुदल्लिल और ठोस था। नानी अम्मी उनकी बात के जवाब में कुछ बोले बगैर एक ठंडी सांस लेकर चुप हो गई। कुछ देर बाद वो वापस लाउंज में आ गई। उसके आने पर वो दोनों हंसी मुस्कुराती किसी दूसरे टॉपिक पर बातें करने लगी। आपने भी मामा की तरह जर्नलिज्म पढ़ा है। उसका ध्यान कुछ देर पहले वाली बातों से हटा नहीं था, लेकिन वो बज़ाहिर बड़ी पुरसुकून थी। वो उसका सवाल सुनकर मुस्कुरा दी। एडमिशन तो मैंने और ज़ोफ़ी ने एक साथ लिया था यूनिवर्सिटी में, लेकिन बस अचानक ही मेरी शादी तय हो गई और जर्नलिज्म पढ़ने का ख्वाब शादी की नज़र हो गया। फिर शादी होते ही मैं लंदन चली गई। अपनी शादी के ज़िक्र के साथ ही इन्हें फिर ज़ोफ़शा याद आ गई। किस तरह उसने उनकी शादी के तमाम फंक्शंस में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और रुखसती के वक़्त किस तरह रोना-धोना मचाया था। अर्जुमंद आंटी शाम तक रुकी थी और शाम तक इस तरह गुज़रे कल की मुख्तलिफ बातें कभी हँसते और कभी उदास होते दोहराती रहीं। जाने से पहले मैं मिलने आऊँगी। गेट पर खुदा हाफ़िज़ कहते हुए उन्होंने इसे और नानी अम्मी को बैक वक़्त मुख़ातिब किया। उनके जाने के बाद वो कुछ सोचती और उलझती रहीं। नानी अम्मी ने सरसरी अंदाज में भी अर्जुमंद आंटी के आने का ज़िक्र नाना-अब्बा से नहीं किया। वो उनकी इकलौती बेटी की सबसे अज़ीज़ दोस्त थी। उसके इंतकाल के बाद पहली मर्तबा आई थी, मगर उन्होंने इस बात का तज़किरा इनसे करना ज़रूरी नहीं समझा था। हालाँकि खुद वो बहुत चुप और रोई हुई नज़र आ रही थीं। नाना ने उनके रोते हुए चेहरे को बगौर देखा भी था, मगर बोले कुछ नहीं थे। उनसे रोने का सबब भी नहीं पूछा था। पता नहीं वो इतने बेहिस क्यों हो गए। वो जैसे-जैसे बड़ी हो रही थी, उसे नाना-अब्बा की बेहिस्सी और सरमौरी हद से ज़्यादा बुरी लगने लगी थी। सिर्फ इसी के साथ नहीं, बल्कि नानी अम्मी के साथ भी वो इतनी मुख्तसिर और नपी-तुली बात करते कि उसे उनसे चिढ़ होने लगती। उसे नाना-अब्बा बहुत मुतकब्बर और ज़ालिम इंसान लगते थे। वो अपने अलावा किसी और को अहमियत नहीं देते थे। दूसरों के एहसास और दुख-दर्द उनके नज़दीक बेकार-सी बातें थीं, जिन पर वो अपना कीमती वक़्त बर्बाद नहीं करना चाहती थी। डरती तो वो उनसे हमेशा ही थी, उनसे अजनबियत भी हमेशा महसूस करती थी, मगर अब कुछ अरसे से उसे उनसे नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। अगर किसी शख्स के बारे में आपको ये बात मालूम हो जाए कि वो आपके माँ-बाप को नापसंद करता है, इस हद तक कि इनका नाम सुनना भी गवारा नहीं करता, तो ऐसे शख्स से नफ़रत के अलावा क्या किया जा सकता है? रात में उसने अर्जुमंद आंटी को फ़ोन किया और वो अपने ससुराल में ठहरी हुई थी और नानी अम्मी को ख़ास तौर पर वहाँ का फ़ोन नंबर देकर गई थी। नानी अम्मी ईशा की नमाज़ पढ़ रही थी। उसे ये वक़्त उनसे छुपकर फ़ोन करने के लिए आइडियल लगा। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ अर्जुमंद आंटी, लेकिन घर पर नहीं। मैं अपने मामा-पापा के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, वो सब जो नानी अम्मी मुझसे छुपाना चाहती है। उनकी मोहब्बत भरे अंदाज ने उसे इतना हौसला दे दिया था कि वो बेझिझक पुरएतमाद तरीके से उनसे ये बात कह गई थी। 3 दिन तो मैं शादी में बिज़ी हूँ। ऐसा करते हैं सैटरडे को तुम्हारे स्कूल की भी छुट्टी होगी और मैं इस रोज़ तुम्हारे घर आ जाऊँगी। फिर आंटी से कहीं घूमने-फिरने का कहकर हम दोनों बाहर चलेंगे। ठीक है? उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद सारा प्रोग्राम तरतीब दे लिया। उसे अर्जुमंद आंटी का ये अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। वो उसे बच्चा नहीं समझ रही थी, इसलिए वो सब बातें छुपा नहीं रही थी जो जानना उसका हक था। ये सब जो उसके मामा-पापा की कहानी थी और जिसका वो भी एक किरदार थी। वो मैट्रिक की स्टूडेंट थी
और अब इतनी छोटी हरगिज़ नहीं थी कि इससे खुद इसी के माँ-बाप के बारे में कोई बात छुपाई जाए जा रही है। ये तो रीडर्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख़्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।